ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 4, है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, डिफरेंट फोर्सेस का वर्क कैसे निकाल रहे थे, खास करके वेरिएबल फोर्सेस जो है उनका वर्क निकाल रहे थे डिफरेंट पाथ्स में। अगर भाई वर्क पाथ इंडिपेंडेंट है तो किस टाइप का फोर्स होता है, वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। एंड अगर वर्क डन पाथ डिपेंडेंट है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, राइट। एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी बात किए थे। आज भी पोटेंशियल एनर्जी, खास करके स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन अभी के लिए लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ इन द लास्ट क्लास। तो हम इस टाइप के डिफरेंट फोर्सेस लेके उन फोर्सेस के वजह से वर्क निकाल रहे थे डिफरेंट पाथ्स में, ठीक है। तो लास्ट में जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी मॉडल का एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवा दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। एंड अभी आगे देखते हैं कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है, ये मैथमेटिकली कैसे हम निकालते हैं, ये हम आगे देखते हैं, राइट। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, कोई फोर्स ले रहे हैं एंड डिफरेंट पाथ्स लेके हम वर्क निकाल रहे हैं। ऐसे तो भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कितने पाथ्स में आप जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, कोई यहाँ तक गया, यहाँ से, तो इन्फानाइट पाथ्स, राइट, ऑब्वियसली, राइट। इन्फानाइट पाथ से आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँच सकते हैं। तो आप तो हर पर्टिकुलर पाथ से आप चेक तो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इन्फानाइट बार चेक करना पड़ेगा आपको कि सारे पाथ से वर्क डन जो है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये नहीं है चेक करने का तरीका, लेकिन हम बस एक एग्जाम्पल के तौर पे देख ले रहे हैं। जैसे ये वाला फोर्स भी हो गया, इसके लिए इस पर्टिकुलर फोर्स के वजह से हम क्या निकालना है, फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम ऑरिजिन टू 4,4 along 2 different paths। एक ये पाथ हो गया भाई, y इक्वल टू एक्स के along हम जा रहे हैं, एक along x एक्सिस जा रहे हैं, फिर along y एक्सिस हम जा रहे हैं, करेक्ट। तो ऐसा ही बिल्कुल, बल्कि इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में। फिर से एक बार वही कॉन्सेप्ट या वही पर्टिकुलर चीज़ फिर से रिपीट हो जा रहा है, राइट। तो ध्यान से देखिए, सुनिए, राइट। तो पहला ये वाला केस ले लेते हैं। अपना फोर्स क्या है, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। तो फोर्स वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप है, ठीक है। इस फोर्स के वजह से इस पर्टिकुलर पाथ में हमें निकालना है वर्क, करेक्ट। तो देखिए भाई, तो ये पाथ क्या है, 0,0 से आप 4,4 जा रहे हैं अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। भाई ये एकदम कौन सा पाथ है, ये y इक्वल टू एक्स वाला पाथ है। अगर y इक्वल टू एक्स है तो dy बाई डी एक्स 1 होगा, यानी कि dy dx के बराबर, है ना। तो y इक्वल टू एक्स या dy इज इक्वल टू dx, ये अपना पाथ है इन दिस पर्टिकुलर केस। तो ये आपका फोर्स हो गया। आप डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी कई बार ले चुके हैं। अगर एक्स वाई प्लेन में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कोई भी ds डिस्प्लेसमेंट को dx आई कैप प्लस dy जे कैप आप अज्यूम करते हैं। अब भाई वर्क निकालिए, dw क्या हो जाएगा, F बार डॉट ds बार। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट में आप क्या करेंगे, i एंड i के कोफिशिएंट, यानी कि वो हो जाएगा y इंटू डी एक्स प्लस x इंटू डी वाई, है ना। तो ये dw है। टोटल वर्क के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ठीक है। अब वैसे ये बिना पाथ के इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए क्या करते हैं, हम लोग पाथ का यूटिलाइज कर लेते हैं। अपना क्या है भाई, y इज इक्वल टू एक्स पाथ है। तो इस इंटीग्रेशन में y के बजाय x सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ एंड x के जगह y सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे पाथ यूज़ कर रहा हूँ बाय द वे, x डी एक्स प्लस भाई x के जगह y लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा y डी वाई। अब ये इंटीग्रेशन बड़ा आसान है। पहला इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई डी वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। लिमिट लगा लेते हैं 0,0 से 4,4, है ना। तो इस पर्टिकुलर पाथ में y इक्वल टू एक्स वाले पाथ में अपना वर्क फिर क्या आ रहा है, 4,4 सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 4 स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 स्क्वायर बाई 2, 16 बाई 2 8 प्लस 8 16, सब कुछ ऐसा में है
तो 16 जूल आपका वर्क हो जाएगा इन दिस पर्टिकुलर केस, राइट। तो बहुत सिंपल है, एफ डॉट डी एस किया है, फिर इस पर्टिकुलर इक्वेशन जो पाथ है अपना, ये इक्वेशन यूटिलाइज कर लिया, तो y के बजाय x सब्स्टिट्यूट कर दिया, x के बजाय y सब्स्टिट्यूट कर दिया और इंटीग्रेट कर लिया, तो आ गया 16 जूल, राइट। तो वर्क डन इज 16 जूल इन दिस पर्टिकुलर केस। अब आगे देखते हैं, फिर अगर पाथ हम ये वाला पाथ लेने के बजाय अगर हम यहाँ से इसको ओरिजिन मान लेते हैं, O से Q, फिर Q से P पर्टिकुलर पॉइंट तक अगर हम जाते हैं तो वर्क निकालते हैं, राइट। तो यही, राइट, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो इस पर्टिकुलर पाथ को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। O से Q तक पहले पहुँचते हैं, फिर Q से P तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो 2 डिफरेंट पार्ट्स में इस पाथ को डिवाइड कर लेते हैं। तो भाई डिवाइड कर लीजिए, O से Q, O टू Q की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। इस पर्टिकुलर पाथ का इक्वेशन क्या होगा, ये क्या है भाई, आपका x कुछ भी हो रहा है, y तो क्या है भाई, y 0 है, तो ये y इक्वल टू 0 पाथ है। y 0 है तो ऑब्वियसली dy भी 0 होगा। अच्छा, x की बात करते हैं, x क्या हो रहा है, x 0 से 4 तक जा रहा है, जो आपका x कोऑर्डिनेट है ये वेरिएबल है, x क्या कर रहा है, 0 to 4 वेरी कर रहा है, ठीक। फिर से बात तो वही है, वर्क डन डी डब्ल्यू एफ डॉट डी एस, एफ बार डॉट डी एस बार। तो भाई एफ बार डॉट डी एस बार करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि अपना ये फोर्स है, एफ बार डॉट डी एस बार करेंगे तो यही टर्म आएगा, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। तो वाई डी एक्स एफ बार आप जानते हैं क्वेश्चन में दे रखा है, एफ बार वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप है, ठीक। तो और आपका डी एस बार आप क्या लेंगे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ये सब तो ऑलरेडी अभी कर चुके हैं, ठीक है। एफ बार डॉट डी एस बार करेंगे तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ओके। तो भाई अपना क्या 0 है, अपना y तो 0 है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और dy भी क्या है, dy भी 0 है, तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर पाथ में नेट वर्क डन नहीं, वर्क डन फ्रॉम O टू Q कितना हो गया, ये तो भाई 0 हो गया, राइट। O से Q तक जाते वक्त ये जो फोर्स है ये कोई वर्क नहीं करेगा, ओके। अब चले जाते हैं फिर Q टू P। Q टू P का इक्वेशन देखिए क्या है, पाथ का इक्वेशन ये है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, ये x इक्वल टू 4 वाला स्ट्रेट लाइन है। देखिए y चेंज हो रहा है इस स्ट्रेट लाइन का, लेकिन x क्या है भाई, x 4 ही है, तो x इक्वल टू 4 इस पर्टिकुलर पाथ का इक्वेशन है। तो x इक्वल टू 4 का मतलब 4 कांस्टेंट, तो dx क्या हो जाएगा, dx 0। अच्छा, y कैसे वेरी कर रहा है, ज़रा देखिए y कैसे वेरी कर रहा है, 4,0, 0 से y क्या हो जा रहा है, 0 से 4 तक चेंज हो रहा है, तो y इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू 4, ओके। फिर से वर्क निकालना है, वर्क डन डी डब्ल्यू तो यही आएगा, डी डब्ल्यू एफ डॉट डी एस क्या आएगा, वो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई आएगा, ठीक है। तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, तो जो हमें इस पाथ के बारे में जो चीज़ें पता है वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। नंबर 1 आपका x क्या है भाई, x 4 है, dx क्या है, dx 0 है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जा रहा है। तो भाई वर्क किससे बराबर इस पर्टिकुलर पाथ में, इंटीग्रेशन ऑफ x dy, ओके। x dy में x का वैल्यू क्या है भाई, x का वैल्यू तो हमेशा 4 है, वो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4 dy। तो 4 dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4 इंटू वाई हो जाएगा। y का लिमिट देखिए, y का लिमिट 0 से 4 तक, तो 0 से 4 लगा लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4 ये आ जाएगा 16। तो भाई आप देखिए फिर O से P तक जाने का टोटल वर्क डन, नेट वर्क डन क्या है भाई, यहाँ से यहाँ तक आने का वर्क 0, यहाँ से यहाँ तक जाने का वर्क 16, तो कितना आया, 16 जूल आया है, राइट। जो कि किससे बराबर था, इस वाले पाथ में भी वर्क कितना आया था, 16 आया था।
इस वाले पाथ में भी वर्क कितना आया था, 16 आया है। बल्कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर ये आपका फोर्स है, कोई भी पाथ ले लीजिए ओरिजिन से लेके यहाँ तक जाने में, आप चाहे तो अपने होमवर्क की तरह बल्कि ये वाला पाथ कंसिडर कर लीजिए। इसमें भी देखिए वर्क डन डेफिनेटली 16 ही आएगा, क्योंकि ये एक्चुअली एक कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, वही देखते हैं। लेकिन अब ये नहीं कह सकते हैं, मतलब इट कैन बी कंजर्वेटिव, वो कैसे वो देख रहे हैं। लेकिन अभी के लिए हमने 2 अलग अलग पाथ लिया, राइट। तो 2 पाथ में वर्क सेम आ गया तो क्या कह देंगे कि कंजर्वेटिव है? नहीं, राइट। तो ऐसा कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है जिसमें 2 पाथ में वर्क डन सेम है, लेकिन कोई तीसरा पाथ में वर्क डन अलग आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑब्वियसली नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा, राइट। लेकिन इस केस में हम क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये पाथ एंड ये पाथ दोनों में वर्क डन कितना है, 16 जूल है। बल्कि इस एग्जाम्पल में कोई भी पाथ ले लीजिए, वर्क डन 16 जूल ही आएगा, क्योंकि ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ये इस फोर्स का वर्क निकालने के लिए आपको पाथ की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। इसको मैं दिखा देता हूँ एक बार, हाउ इज़ इट दैट पर्टिकुलर थिंग पॉसिबल। देखिए अपना फोर्स क्या था, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, है ना। हम डिस्प्लेसमेंट क्या लेते हैं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है। तो डी डब्ल्यू क्या होगा, डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। तो भाई एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, है ना। तो क्या आएगा भाई, नेटवर्क डन क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, जरा देखिए, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। अच्छे से देखिए, क्या ये इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो सकता है? आपको दिख रहा है ये एकदम बेसिक फंडामेंटल रूल है डिफरेंशिएशन का। जैसे अगर आपके पास 2 फंक्शंस है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, तो भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहला फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, है ना। तो भाई इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या यही होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ऑब्वियसली। अब इस वाले टर्म को देखिए, पहला एक टर्म है वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स, सेकेंड टर्म एक्स है, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई। तो भाई ये इसका इंटीग्रेशन क्या सीधा सीधा आप कर सकते हैं? क्या पाथ की ज़रूरत है ये इंटीग्रेट करने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी। तो भाई इस पर्टिकुलर टर्म का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ये बिल्कुल आपका बेस फॉर्मूला है, यू वी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। यू वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यू वी डैश प्लस वी यू डैश। तो भाई उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यू वी होगा। यानी कि इस पर्टिकुलर टर्म का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, वाई एक्स है या एक्स वाई है। एंड आप लिमिट लगाइए 0,0 से 4,4, तो वर्क किससे बराबर आएगा, 4 इंटू 4 16 आएगा। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। देखिए यहाँ पे हमने पाथ का यूटिलाइजेशन ही नहीं किया है, राइट। बिना पाथ के यूटिलाइजेशन के अपना वर्क निकल जा रहा है, तो डेफिनेटली ये फोर्स कंजर्वेटिव हो सकता है, राइट। ये डेफिनेटली ये पर्टिकुलर इंटीग्रेशन करने के लिए हमें पाथ की ज़रूरत ही नहीं है। अब अलग अलग पाथ आप लेंगे, कोई भी पाथ ले लीजिए, वर्क डन इस एग्जांपल में 16 ही आएगा, राइट। तो लेकिन भाई यहाँ पे आपको दिख जा रहा था, हो सकता है दिखे भी ना, लेकिन एक बार देख, मतलब आप पढ़ने के बाद तो अब तो दिख रहा होगा क्लियरली कि भाई इस पर्टिकुलर टर्म का इंटीग्रेशन एक्स वाई है, तो फिर ये कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। क्यों? क्योंकि पाथ की ज़रूरत ही नहीं है, ये पर्टिकुलर फोर्स की वजह से वर्क निकालने के लिए पाथ की ज़रूरत ही नहीं है, तो भाई ये पर्टिकुलर फोर्स कंजर्वेटिव हो सकता है, करेक्ट। अब हर पर्टिकुलर जो भी आपका फंक्शन दिया होगा फोर्स का, कोई भी रैंडम फोर्स को आप सीधा सीधा देख के नहीं बता सकते हैं कि कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो इसके लिए एक मैथमेटिकल मॉडल है, थोड़ा सा ये हायर अलजेब्रा है, मतलब 11th-12th में जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसके हिसाब से ये है नहीं। तो भाई हम खाली फार्मूला यहाँ पे देख ले रहे हैं। तो क्या है, अगर कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसका कर्ल 0 होता है, राइट। कर्ल ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स
राइट। कर्ल फंक्शन, कर्ल ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स 0 होता है, ठीक है। नोट करिए, कोई भी फोर्स का कर्ल कैसे निकालते हैं ये मैं बता रहा हूँ। ये है इसका फॉर्मूला, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है यहाँ पे, आप नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ क्या करना होता है, ठीक है। तो ये कर्ल फंक्शन है, कंजर्वेटिव फोर्स का आप क्या करना होगा, कर्ल ऑपरेटर ऑफ फोर्स ये किससे बराबर होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो नोट करिए, मैं कैसे निकालते हैं ये समझा रहा हूँ। ये मैथमेटिकल वे ऑफ आइडेंटिफाइंग अ कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर कोई भी फोर्स दिया है वो कंजर्वेटिव है या नहीं है, एक तो भाई आप ऐसे कर लेंगे, अगर आपका वर्क जो है, अभी हम लोगों ने देखा था वर्क, अगर वर्क निकालने पाथ इंडिपेंडेंट हो जा रहा है तो भाई वो कंजर्वेटिव हो सकता है। लेकिन हर जगह आप खाली देख के आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम कई सारे क्वेश्चंस में आप कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई रैंडम फंक्शन आपको दिख रहा है, अभी देख रहे हैं एग्जांपल, तो वो पर्टिकुलर फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है ये देखने के लिए आपको बस कर्ल ऑपरेटर इक्वल टू 0 करना होता है। तो कर्ल ऑपरेटर क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल डेल्टा फंक्शन है, मतलब सॉरी, ये आपका जो आपने क्रॉस प्रोडक्ट में किया था ना, राइट, मैट्रिक्स, बिल्कुल इस मैट्रिक्स को ओपन करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए डेल क्रॉस एफ में आई जे के मैंने लिख लिया, डो बाई डो एक्स, डो बाई पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, एंड ये जो आपके टर्म जो आपका फोर्स एफ बार है ना, एफ बार का जो एक्स कॉम्पोनेंट, एक्स का जो भी फंक्शन है एफ एक्स मान लिया, वाई का जो भी फंक्शन है एफ वाई मान लिया, z वाला जो भी फंक्शन है इसको एफ जेड मान लिया, तो वो 3 टर्म्स निकलेंगे। अब भाई कर्ल ऑपरेटर या ये पर्टिकुलर इसका एक्सपेंशन क्या होता है, ऐसे कर लेंगे, आई कैप इंटू, देखिए दिस इंटू दिस करते हैं, तो डो बाई डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ वाई माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स, डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये टर्म 0 होना चाहिए, ऐसे सारे टर्म 0 होना चाहिए, माइनस जे कैप इंटू, याद आ रहा है कुछ मैट्रिक्स मेथड वेक्टर्स में देखा था क्रॉस प्रोडक्ट करने का, माइनस जे कैप इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ डो बाई डो एक्स ऑफ एफ ऑफ जेड, मतलब ये टर्म जो भी होगा, राइट, ये कोई फंक्शन होगा एक्स वाई जेड का, कोई भी फंक्शन हो सकता है, राइट। तो भाई माइनस जे कैप इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ, माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। तो माइनस जे कैप इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस के कैप इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ वाई। डेल फंक्शन क्या है ऑलरेडी देख चुके हैं, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ वाई माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। तो मैट्रिक्स ओपन कर लेंगे, इस पर्टिकुलर कर्ल ऑपरेटर है, इसको कर्ल ऑपरेटर कहते हैं। अगर भाई ये 0 है, यानी कि ये टर्म भी 0 होना चाहिए, ये टर्म भी 0 होना चाहिए, ये टर्म भी 0 होना चाहिए, तब जाके ये फोर्स क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। अगर ये पूरा टर्म इक्वल टू 0 है तो भाई फिर ये फोर्स क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा, राइट। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिए अगर आपके पास आपका कोई भी फोर्स है, वो फोर्स फंक्शन है, राइट, उस फंक्शन का जो भी x का कंपोनेंट है एफ ऑफ एक्स आई कैप मान लेते हैं, y वाला कंपोनेंट एफ ऑफ वाई जे कैप, z वाला कंपोनेंट एफ ऑफ जेड के कैप, ठीक है। तो अब ये कोई फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन कंजर्वेटिव है या नहीं है आप उसको कर्ल ऑपरेटर से बता सकते हैं। कर्ल फंक्शन ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स किससे बराबर, 0 के बराबर, ठीक है। तो भाई आपको ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स ओपन करना है, ये 0 आ गया तो भाई फिर क्या हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। देखिए कैसे याद रखेंगे, आई कैप इंटू, जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट में मैट्रिक्स को ओपन करते हैं बिल्कुल वैसे ही, आई कैप इंटू डेल बाई डेल वाई ऑफ क्या, डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ ऑफ जेड, दिस इंटू दिस करते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन करना है, डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ, ये कवर करके डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ एफ ऑफ वाई, ठीक है, माइनस जे कैप इंटू, मैट्रिक्स ओपनिंग ऐसे करते हैं ना, माइनस जे कैप इंटू, इसको कवर कर लीजिए, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ जेड, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस, ठीक है, माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ एफ ऑफ एक्स, डेल बाई डेल जेड ऑफ
एफ ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस के कैप इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ वाई, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ वाई माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स, डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये ज़ीरो होना चाहिए फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। अभी कई एग्जांपल्स देख लेते हैं। बाय द वे भाई, अगर ये ज़ीरो होना चाहिए तो ये वाला टर्म भी ज़ीरो होना चाहिए, ये वाला टर्म भी ज़ीरो होना चाहिए और ये वाला टर्म भी ज़ीरो होना चाहिए, राइट। तो कई जगह आपको इंस्टेड ऑफ इस ये डेल ऑपरेटर के टर्म्स में आपको याद रखने के बजाय सीधा आपको ये भी बता दिया जा सकता है कि ये वाला टर्म ज़ीरो होना चाहिए, ये वाला टर्म ज़ीरो होना चाहिए, ये वाला टर्म ज़ीरो होना चाहिए। बात एक ही है, हम लोग ऐसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखना आसान है, करेक्ट, ओके। जैसे अब जो फोर्स हम लोग देख रहे थे, कौन सा फोर्स था अभी प्रीवियसली जो फोर्स देख रहे थे, वो फोर्स क्या था, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, है ना। तो ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, डेल क्रॉस एफ ज़ीरो करना है, डेल ऑपरेटर है वो, कर्ल ऑपरेटर कहते हैं, डेल क्रॉस एफ ज़ीरो करना है। तो डेल क्रॉस एफ देखिए क्या है, आई जे के डो बाई डो एक्स, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। फिर क्या है भाई, x का कोफिशिएंट y है, यहाँ पे x है एंड यहाँ पे भाई z कैप नहीं है तो ये ज़ीरो हो गया, ठीक है, ये ज़ीरो होना चाहिए। अब देखिए क्या आ रहा है, आई कैप इंटू डेल बाई डेल वाई ऑफ ज़ीरो, तो ज़ीरो ही है, ज़ीरो माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ x। भाई x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z अगर कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं, तो भाई आप x और y को कांस्टेंट मानेंगे तो डेल बाई डेल जेड ऑफ x क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो माइनस ज़ीरो, तो ज़ीरो हो गया पहला टर्म, माइनस जे कैप इंटू देखिए डेल बाई डेल एक्स ऑफ ज़ीरो, डेल बाई डेल एक्स ऑफ ज़ीरो, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ ज़ीरो, भाई ज़ीरो का डिफरेंशिएशन तो ज़ीरो ही होगा, माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z किसका, y का, y फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 1 आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं वो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी कि जब विथ रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं आप x और y कांस्टेंट मानेंगे, यानी कि इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, हो गया भाई, प्लस के कैप इंटू, देखिए ज़रा, के कैप इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 है, माइनस y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, डेल बाई डेल वाई ऑफ y का डिफरेंशिएशन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू y है तो वो भी 1 हो जाएगा। तो देखिए भाई ज़ीरो हो गया, यस। तो भाई ये पर्टिकुलर फोर्स क्या है, इज कंजर्वेटिव, राइट, या कैन बी कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। तो ये प्रॉपर मैथमेटिकल तरीका है ऑफ फाइंडिंग वेदर अ फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। तो चलिए एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, ये कर लिया ऑलरेडी हम लोगों ने। तो देखिए जैसे ये पर्टिकुलर फोर्स है 2xy आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, राइट। तो ये पर्टिकुलर फोर्स फिर से कंजर्वेटिव है या नहीं है ये हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, डेल क्रॉस एफ इक्वल टू ज़ीरो, कर्ल ऑपरेटर इक्वल टू ज़ीरो करना है, आई जे के अगर ज़ीरो होता है तो वो कंजर्वेटिव, वरना नहीं। वैसे फिर से कई लोगों हो सकता है देख के गैस कर पा रहे हैं कि हाँ इसका पोटेंशियल एनर्जी का एक टर्म होगा, किसको डिफ्रेंशिएट करने पे ये टर्म्स आएंगे, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए आप लोग कर ही लेते हैं, ठीक। तो डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, भाई एक्स का टर्म क्या है 2xy, वाई एक्स स्क्वायर में वाई का जो कोफिशिएंट है वो एक्स स्क्वायर है, जेड का कोफिशिएंट है नहीं तो वो ज़ीरो, करेक्ट। इसको ओपन करेंगे ये ज़ीरो आ गया तो डेफिनेटली फिर ये क्या हो जाएगा, कैन बी कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये किससे बराबर, आई कैप इंटू देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ ज़ीरो विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वो तो ज़ीरो ही आएगा, ज़ीरो माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो जेड वेरिएबल है तो एक्स क्या है, कांस्टेंट है, तो भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो पहला टर्म तो हो गया ज़ीरो, माइनस जे कैप इंटू, तो क्या है भाई माइनस जे कैप इंटू, इसको कवर कीजिए, है ना। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ ज़ीरो फिर से क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा, माइनस देखिए डेल बाई डेल एक्स ऑफ 0 0, डेल बाई डेल वाई मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ 2xy। तो भाई आप 2xy को विथ रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, z को आप वेरिएबल मानेंगे, x और y को कांस्टेंट मानेंगे, तो भाई ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा फिर से 0 हो जाएगा, तो ये टर्म भी 0 हो गया। तीसरा टर्म देखिए प्लस k कैप इनटू, देखो भाई k कैप, इस टर्म का डिफरेंशिएशन बताइए विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x माइनस, देखिए भाई इस टर्म का डिफरेंशिएशन बाय टेकिंग x एंड z एज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू y, 2xy का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 2x कांस्टेंट हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 2x है तो माइनस 2x हो गया भाई 0। तो ये पर्टिकुलर फोर्स फिर क्या है, क्या कंजर्वेटिव है, यस इट इज कंजर्वेटिव। ठीक है, तो नोट कर लीजिए फटाफट, ये तरीका है कंजर्वेटिव फोर्स डिटेक्ट करने का, राइट, मैथमेटिकली पता करने का। ओके, ऐसा ही एक क्वेश्चन आप कर लीजिए होमवर्क की तरह। चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को होमवर्क बनाइए। फिर से डेल ऑपरेटर आपको, कर्ल ऑपरेटर आपको 0 करना है फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, राइट, नोट करिए। y स्क्वायर z क्यूब i कैप, 2xy z क्यूब j कैप, 3xy स्क्वायर z स्क्वायर k कैप, यहाँ पे k कैप है ना। ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं आपको बताना है, राइट, नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, पोटेंशियल एनर्जी कर्व करके हेडिंग बनाइए, पोटेंशियल एनर्जी कर्व एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ना, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो इससे हम ये निकालेंगे इक्विलिब्रियम क्या है, फिर समझेंगे कि क्या क्या टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ऑलरेडी कुछ हद तक देखा है, फिर से यहाँ पे देखा जाएगा अब। एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पे या कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होता है, नहीं होता है, अगर होता है तो किस टाइप का इक्विलिब्रियम होता है, राइट। तो ये है आपका कोई पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ऐसे एक रैंडम पोटेंशियल एनर्जी का कर्व हम लोगों ने ले लिया, राइट। क्लियरली मैक्सिमम मिनिमा भी हम लोगों ने पढ़ रखा है मैथ में। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है भाई, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इस लोकेलिटी में मिनिमा है या मिनिमम है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, लोकल मैक्सिमा है। यहाँ पे मिनिमा है लोकल और यहाँ पे लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, तो भाई हम ये भी जानते हैं फोर्स किससे बराबर, फोर्स ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन या कर्व दिया है तो फोर्स कैसे निकालेंगे, माइनस du/dr। तो देखिए भाई मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे स्लोप कितना होगा, यहाँ पे स्लोप टेंजेंट बनाएंगे तो एक्स एक्सिस से 0 डिग्री से एंगल बना रहा है तो 0 हो जाएगा। मैक्सिमा पे भी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्रीज बना रहा है, तो यहाँ पे भी स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो फोर्स कहाँ कहाँ 0 है, देखिए इस पॉइंट पे 0 है एंड इस पॉइंट पे भी 0 है, क्योंकि फोर्स माइनस du/dr होता है। तो दैट मीन्स F इज इक्वल टू माइनस स्लोप ऑफ du/dr क्या है, पोटेंशियल एनर्जी r ग्राफ है या पोटेंशियल एनर्जी x ग्राफ है। ठीक है, तो भाई फोर्स कहाँ कहाँ 0 है, जहाँ जहाँ स्लोप 0 होगा। अच्छा, स्लोप कहाँ 0 होगा, या तो मिनिमम रीजन्स में 0 होगा या तो मैक्सिमम रीजन्स में 0 होगा, राइट। आप देखिए ये पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट पे भी क्या स्लोप 0 है, यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे, ये एंगल मिल रहा है, tan थीटा हो जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप। या यहाँ पे कोई पॉइंट कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे टेंजेंट बनाऊंगा, ये एंगल है, tan थीटा हो जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप। तो भाई स्लोप कहाँ पे 0 है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट पे एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट पे, दोनों पे आपका स्लोप क्या है, आपका स्लोप 0 है। तो भाई लिख लीजिए F इज इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ पे, एट मैक्स एंड मिन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल U, पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट्स। ठीक है, क्यों भाई, कैसे, एज स्लोप इज 0,
स्लोप क्या है, डी यू बाई डी आर ना, स्लोप इज इक्वल टू 0। ठीक, तो डी यू बाई डी आर 0 है, वैसे आपका एफ माइनस डी यू बाई डी आर है, तो भाई माइनस डी यू बाई डी आर या डी यू बाई डी आर 0 है, ये दोनों पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। तो सिंपल सी बात, तो जहाँ पे 4 0 है उसी को आप क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कहते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कहाँ पे आएंगे, मिनिमम या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट्स पे आएंगे। तो नोट कर लीजिए ये पॉइंट, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, पोजीशंस या पॉइंट्स जहाँ पे फोर्स 0 है। ऑलरेडी न्यूटन्स लॉ में देखा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब जहाँ पे फोर्स 0 है, करेक्ट। तो फोर्स कहाँ पे 0 होता है, एट मैक्स एंड मिन, ऑलरेडी लिखा है, फिर से मैं लिख रहा हूँ, एट मैक्स एंड मिन पोटेंशियल एनर्जी पोजीशंस। ठीक है, यहाँ पे हम खाली कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं, हम कोई बॉडी पे या कोई पार्टिकल पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो भाई ये कंजर्वेटिव फोर्स कहाँ लग सकता है, मैक्सिमम, ये कंजर्वेटिव फोर्स कहाँ 0 हो सकता है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी या मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट्स पे। कोई और पॉइंट ले लीजिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए जैसे ये कोई पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको फोर्स निकालना है तो आप टेंजेंट बनाएंगे, ये एंगल थीटा आएगा, तो भाई आपका फोर्स किससे बराबर, माइनस डी यू बाई डी आर, यानी कि माइनस ऑफ स्लोप एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ये आपका फोर्स हो जाएगा। इस पॉइंट पे क्या फोर्स 0 है, नहीं, tan थीटा है, तो भाई आप tan थीटा का वैल्यू लगा लेंगे स्लोप के बजाय, तो वो हो जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स, राइट। तो भाई स्लोप कहाँ 0 है, देखिए स्लोप यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे तो ये रहा स्लोप 0, tan 0 0, यहाँ पे भी tan 0, एक्स एक्सेस से 0 डिग्रीज बना रहा है टेंजेंट, तो भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका स्लोप 0, राइट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पे क्या है भाई, कोई भी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एट इक्विलिब्रियम पोजीशंस, एट इक्विलिब्रियम F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर इक्वल टू 0, राइट। तो स्लोप 0, स्लोप कहाँ 0 होगा, मिनिमम या मैक्सिमम पोजीशंस पे। ठीक है, देखिए तीसरी बार लिख रहा हूँ, एट मैक्स कॉमा मिन पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट्स। ठीक है, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा या पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, वहाँ पे आपका स्लोप 0 होगा एंड वहाँ पे फोर्स क्या होगा, फोर्स 0 होगा, सिंपल। ठीक है, देखिए एक चीज़ को 3 बार मैं बता चुका हूँ, वही चीज़ को 3 बार मैं लिख भी चुका हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो, दोनों पॉइंट्स पे डी यू बाई डी एक्स क्या है, डी यू बाई डी एक्स इज नथिंग बट स्लोप, डी यू बाई डी एक्स या डी यू बाई डी आर मान लीजिए, मैं एक्स ले रहा हूँ यहाँ पे, तो डी यू बाई डी एक्स 0 है। ठीक, तो अगर डी यू बाई डी एक्स 0 है तो वो कौन सा पॉइंट है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला, दोनों के लिए आपका डी यू बाई डी एक्स 0 है। ठीक है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब एक उस पर्टिकुलर ग्राफ का ये पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर करता हूँ, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट कंसिडर करता हूँ। ठीक है, तो ज़रा बताइए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, मैक्सिमा मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट बताइए। मैक्सिमा या मिनिमम पोजीशंस पे खाली देखिएगा, अब जानते हैं अगर कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो भाई इस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ पे होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू या एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे फॉर मैक्स कॉमा मिन पोजीशंस। ठीक है, मैक्सिमम या मिनिमम पोजीशंस के लिए डी एफ डैश एक्स 0 करते हैं, ये मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है, बेसिक मैथ्स में, एकदम बिगिनिंग ऑफ द सेशन में, याद है सबको। ओके, अच्छा ये बताओ डबल डिफरेंशिएशन का क्या कहानी है, अगर मिनिमम पॉइंट है तो डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 हो जाएगा। अगर 0 होता है तो वो मैक्सिमम पोजीशन है, एंड डबल डिफरेंशिएशन अगर
ग्रेटर देन 0 है तो वो मिनिमम पोजीशन हो जाता है। ठीक है, याद है सबको ना। अगर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 है, फिर से समझ लेते हैं वो चीज़ यहाँ पे भी। अगर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 है तो वो मैक्सिमम पॉइंट होगा, अगर डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है तो वो मिनिमम पोजीशन होगा। करेक्ट। तो देखिए भाई, अगर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला पोजीशन है तो यहाँ पे आपका du/dx तो 0 होगा ही होगा, इक्विलिब्रियम है वहाँ पे, राइट। du/dx 0 यानी कि f का वैल्यू भी 0। अच्छा, d²u/dx² क्या होगा? d²u/dx² क्या होगा? पॉजिटिव होगा, राइट। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा मिनिमम पॉइंट पे। ठीक है, इसको समझ भी लेते हैं कि डबल डिफरेंशिएशन क्यों पॉजिटिव है मिनिमम पॉइंट पे। वैसे ये मैक्सिमा मिनिमा में हमने ऑलरेडी देखा है मैथमेटिकल टूल्स का सेक्शन में, जहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा या एप्लीकेशन ऑफ डबल डिफरेंशिएशन हमने किया था, वहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट को हमने काफ़ी एग्जांपल्स लेके किया था। अब फिर भी एक बार फिर से समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। ओके, तो ये है भाई आपका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट। अच्छा देखिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप क्या है? 0। इस पॉइंट से पहले स्लोप क्या है? नेगेटिव। देखिए यहाँ पे स्लोप 0, इस पॉइंट से पहले स्लोप क्या है? नेगेटिव। एंड इस पॉइंट के बाद स्लोप क्या है? पॉजिटिव। तो देखिए भाई, स्लोप आपका क्या हो रहा है? स्लोप इज चेंजिंग फ्रॉम, देखिए स्लोप कैसे चेंज हो रहा है? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप क्या है? 0 है। स्लोप इज चेंजिंग फ्रॉम, क्या हो रहा है? स्लोप चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव वैल्यू टू, इससे जस्ट पहले नेगेटिव होगा, यहाँ पे 0 है, इसके बाद पॉजिटिव हो जा रहा है। ठीक है, देखिए एक्यूट एंगल है tan थीटा तो पॉजिटिव, यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल है, टेंजेंट देखिए ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो भाई ऑब्ट्यूस एंगल है तो tan ऑब्ट्यूस एंगल नेगेटिव है, तो नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, तो भाई आपका डबल डिफरेंशिएशन क्या है? डबल डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट व्हाट? रेट ऑफ चेंज का रेट ऑफ चेंज। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, d/dx ऑफ स्लोप, स्लोप ऑफ ux कर्व, ऐसे लिख सकते हैं। तो भाई स्लोप का रेट ऑफ चेंज करके आप देख सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन। देखिए अगर कोई भी चीज़ नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव हो रहा है, कोई भी चीज़ फिर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो भाई कोई भी चीज़ इंक्रीज हो रहा है यानी कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है। कोई चीज़ नेगेटिव से 0 होके फिर पॉजिटिव होता है तो वो चीज़ बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो कोई भी चीज़ अगर बढ़ता है तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होता है? उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है भाई? पॉजिटिव है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो सिंपल सी बात, अगर आपको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट डिटेक्ट करना है तो वहाँ पे du/dx 0, फोर्स 0 यानी कि स्लोप 0, एंड डबल डिफरेंशिएशन d²u/dx² क्या हो जाएगा? d²u/dx² पॉजिटिव हो जाएगा। करेक्ट, तो बस इतना लिख लीजिए, d²u/dx² क्या है भाई? पॉजिटिव है। ठीक है, तो देखिए भाई du/dx 0 है एंड d²u/dx² ग्रेटर देन 0 है। ये सब मैं पॉइंट अभी समझा रहा हूँ, पहले इतना नोट करिए। ये किसके लिए? दिस इज फॉर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ओके, नोट करिए फटाफट। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे स्लोप 0 यानी कि du/dx 0 और d²u/dx² भी 0, d²u/dx² भी 0, क्योंकि स्लोप ux ग्राफ का स्लोप नेगेटिव वैल्यू से 0 हो रहा है फिर पॉजिटिव हो रहा है यानी कि स्लोप बढ़ रहा है। कोई भी चीज़ जब बढ़ता है स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप इज रेट ऑफ चेंज, राइट। तो भाई जो डबल डिफरेंशिएशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है भाई? क्योंकि नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव हुआ है तो ये चीज़ बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है? ग्रेटर देन 0, एज सिंपल एज दैट। ठीक, तो एक और वे में आप इस पर्टिकुलर डबल डिफरेंशिएशन को या इस पर्टिकुलर मिनिमम पोजीशन को आप डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये इक्विलिब्रियम के टाइप्स में हमने देखा है क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हमने देखा है, वो चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप क्या है? 0, तो फोर्स कितना है? 0, तो इसीलिए तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ है ना। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो अब ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला पोजीशन
किस टाइप का इक्विलिब्रियम है ये समझते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 ये समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं, फिर से एक बार रिकैप करा दे रहा हूँ। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे 4 0 होना चाहिए, वो तो है ही है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे 4 0 है। ठीक है, और देखिए ये है ना आपका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट, राइट, यूएक्स ग्राफ, करेक्ट। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे फोर्स कितना है, 0, क्योंकि स्लोप 0 है, राइट। बाय द वे एफ क्या है, एफ माइनस डी यू बाई डी आर है ना, नेगेटिव ऑफ स्लोप। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट से थोड़ा आगे निकलता हूँ, राइट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट करता हूँ, बहुत छोटा सा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट करता हूँ, यानी कि इस पॉइंट पे पहुँचा, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। यहाँ पे स्लोप देखिए क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस डी यू बाई डी आर पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि भाई इस पोजीशन से जब आप आगे बढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो फोर्स किस तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है। ऐसा फोर्स को क्या कहते हैं, ऐसा फोर्स को रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में देखिए इस तरफ मैंने डिस्प्लेस किया, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट किया, स्लोप यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, और फोर्स क्या है, माइनस ऑफ स्लोप, तो भाई क्या आ रहा है भाई, नेगेटिव आ रहा है। यानी कि आप डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कर रहे हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। एक तो ये हो गया, राइट। ऐसा फोर्स को क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो देखिए आगे डिस्प्लेसमेंट किया तो फोर्स नेगेटिव लग रहा है। अच्छा, यही पीछे भी डिस्प्लेसमेंट करके देखते हैं। इस पॉइंट से थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ, है ना, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँच गया, यहाँ पे ये है एनर्जी, यहाँ पे स्लोप बनाइए, ये हो गया, ये हो जाएगा आपका एंगल tan थीटा। तो भाई इस पॉइंट पे फोर्स देखिए, माइनस डी यू बाई डी आर या माइनस ऑफ स्लोप, और स्लोप क्या है भाई, नेगेटिव वैल्यू है, स्लोप नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्लोप आ गया। तो देखिए भाई इस पॉइंट से जब मैं पीछे डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स पॉजिटिव लग रहा है। देखिए इसी को क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, करेक्ट। तो इस पॉइंट पे या मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट पे उस पोजीशन पे फोर्स 0, लेकिन वहाँ से आगे डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स पीछे लग रहा है, वहाँ से पीछे डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स आगे लग रहा है। तो आप बताओ भाई, अगर वहाँ से हम डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो क्या वापस आने की टेंडेंसी रखेगा, डेफिनेटली, क्योंकि पीछे कर रहे हैं तो फोर्स आगे लग रहा है, आगे कर रहे हैं तो फोर्स पीछे लग रहा है। ऐसा इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो वो पॉइंट इक्विलिब्रियम होना चाहिए, लेकिन जब उस पॉइंट से डिस्प्लेस करेंगे ना बॉडी को, तो किस टाइप का फोर्स डेवलप होना चाहिए, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होना चाहिए। ऐसा इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, तो देखिएगा भाई आपका जो फोर्स है माइनस डी यू बाई डी एक्स, राइट, माइनस डी यू बाई डी एक्स है ये, एक्स स्क्वायर नहीं, माइनस डी यू बाई डी एक्स विच इज़ माइनस ऑफ स्लोप, करेक्ट, तो नेगेटिव ऑफ स्लोप। अच्छा देखो भाई यहाँ पे स्लोप क्या है, यहाँ पे स्लोप, अब ये नोट कर लीजिए जो मैंने हटा दिया था, इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, 0, इस पॉइंट से आगे आए तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव, यानी कि फोर्स क्या है, फोर्स नेगेटिव है। इस पॉइंट से पीछे गए तो भाई स्लोप क्या है, स्लोप नेगेटिव है, तो फोर्स क्या है, फोर्स पॉजिटिव है। अब कंप्लीट कर लीजिए। तो यही समझ में आ रहा है कि भाई जब आगे डिस्प्लेस कर रहे हैं तो फोर्स नेगेटिव, पीछे डिस्प्लेस कर रहे हैं तो फोर्स पॉजिटिव, उस पॉइंट पे फोर्स 0। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को क्या कहेंगे फिर, दिस पर्टिकुलर पॉइंट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये सब मैं फिर से एक ग्राफ, एक टेबल बना के मैं समराइज करूंगा, टेंशन मत लीजिए, अभी आपको समझना है तो क्लियर सबको, करेक्ट।
तो जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है वहाँ पे किस टाइप का इक्विलिब्रियम मिलेगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? वो पॉइंट पे इक्विलिब्रियम, लेकिन वहाँ से जब आप डिस्प्लेस करेंगे ना तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। आगे डिस्प्लेस कर रहे हैं तो पीछे लगेगा, पीछे करेंगे तो आगे लगेगा। ऐसा इक्विलिब्रियम क्या है? ऐसा इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्लियर? तो भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम डिटेक्ट करने का क्या तरीका है? du/dx क्या होना चाहिए? du/dx 0 होना चाहिए एंड डबल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? d²u/dx² ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव होना चाहिए, या आपका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए। ऐसा इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ऑलराइट, तो मैक्सिमम वाले पोजीशन पे भी देखते हैं। अब तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, राइट? तो भाई जहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो वहाँ पे देखिए du/dr 0 हो जाएगा, du/dr या du/dx। वहाँ पे x ले रहे हैं तो आप यहाँ पे भी x ले लीजिए, मैं r ले रहा हूँ यहाँ पे, गलती से मैंने r ले लिया, आप चाहे तो x बना लीजिए। इस पॉइंट पे स्लोप क्या है? इस पॉइंट पे स्लोप 0, इस पॉइंट पे स्लोप क्या है? 0, राइट? यानी कि फोर्स क्या है? माइनस स्लोप फोर्स 0। तो इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन किस टाइप का इक्विलिब्रियम है ये देख लेते हैं। F तो 0 है भाई, एट B इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छा, अब देखिए इस पॉइंट से आगे जाते हैं। इस पॉइंट से आगे यहाँ पे स्लोप देखो, स्लोप क्या है? स्लोप tan ऑब्ट्यूज एंगल नेगेटिव है। तो भाई फोर्स क्या है? फोर्स पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स क्या है? फोर्स इज माइनस ऑफ स्लोप। तो स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स क्या है? पॉजिटिव। तो देखिए आप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, फोर्स आगे लग जा रहा है, ठीक। एंड नेगेटिव डायरेक्शन में देखिए, आप अगर पीछे जाते हैं तो यहाँ पे देखो भाई स्लोप क्या है? स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स क्या है? माइनस ऑफ स्लोप नेगेटिव लग जा रहा है। तो दिक्कत है यहाँ पे इस पॉइंट पे तो फोर्स 0 है, लेकिन आगे करेंगे तो आगे फोर्स लग जा रहा है, पीछे करेंगे तो पीछे फोर्स लग जा रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स डेवलप हो रहा है, फोर्स डेवलप्ड इज नॉन रिस्टोरिंग कहते हैं, ठीक है। ऐसा फोर्स कहाँ पे लगता है? नॉन रिस्टोरिंग फोर्स किस इक्विलिब्रियम में लगेगा? वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे लगता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एक ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूँ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम एंड मैक्सिमम होंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। नोट कर लीजिए फटाफट। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे देखिए भाई, यहाँ पे स्लोप 0, इससे पहले स्लोप क्या है? पॉजिटिव, इसके बाद क्या है? स्लोप नेगेटिव। तो भाई पॉजिटिव से 0 से नेगेटिव हो रहा है तो घट रहा है, तो डबल डिफरेंशिएशन, इसीलिए क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। तो फिर से लिख देता हूँ, मैक्स पोटेंशियल एनर्जी पे क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा ये, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? जहाँ पे नॉन रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। एंड भाई डिटेक्ट करने का क्या तरीका है? du/dx या du/dr 0 होगा और डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 होगा, राइट। r ले रहे हैं तो r ही ले लीजिए, डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0, राइट। नोट करिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। इसको एक टेबल बना के समराइज करते हैं। नॉन रिस्टोरिंग फोर्स देखिए क्या होता है। आपने इस पॉइंट पे फोर्स 0, आपने आगे डिस्प्लेस किया तो आगे ही फोर्स लग जा रहा है, आपने पीछे डिस्प्लेस किया तो पीछे ही लग जा रहा है। तो क्या ये वापस आएगा बॉडी? आपने थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो उधर भाग जाएगा, आपने उस पॉइंट से आगे डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो आगे भाग जाएगा। तो ऐसा इक्विलिब्रियम क्या होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। यहाँ पे किस टाइप का फोर्स डेवलप हो रहा है? उस पोजीशन से, क्योंकि उस पोजीशन पे तो फोर्स 0 है, उस पोजीशन से डिस्प्लेस करने पे क्या आ जा रहा है? नॉन रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है। तो आप खुद सोचिए, आगे चल के हम SHM करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो SHM या ऑसिलेशन करने के लिए किस टाइप का इक्विलिब्रियम चाहिए? हम आगे डिस्प्लेस करेंगे तो पीछे फोर्स लगना चाहिए, पीछे डिस्प्लेस करेंगे तो आगे फोर्स लगना चाहिए, तभी तो आगे करके छोड़ देंगे तो टोई 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 करके वो ऑसिलेट करते रहेगा, ठीक है। तो ऑसिलेशन या मान के चलिए कोई भी वाइब्रेशन स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा। रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए, इसको बस दिमाग में रखिए, तो बेसिक चीज़ है ये, आगे हम यूटिलाइज करेंगे, आगे नोट करेंगे। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, तो समरी ये है
कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे du/dr क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 0 तो है ही है। एंड डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस पॉइंट से जब डिस्प्लेस करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, du/dr यहाँ पे भी 0 है, फोर्स 0 है, लेकिन डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है आपका यहाँ पे स्लोप देखिए, पॉजिटिव से 0 से नेगेटिव हो जा रहा है, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है। तो यहाँ पे आप डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो नॉन रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। एंड भाई कुछ ऐसे इक्विलिब्रियम्स होंगे जिसमें आप इस पॉइंट पे 4 0 है, डिस्प्लेस किया वहाँ पे भी 4 0 है, उधर डिस्प्लेस किया वहाँ पे भी 4 0 है। तो ऐसा इक्विलिब्रियम क्या है, ना स्टेबल है ना अनस्टेबल है। ऐसा इक्विलिब्रियम को आप न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। वो लिखा है, इफ़ नो फोर्स डेवलप्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट देन इक्विलिब्रियम इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, नोट करिए। ओके, अब भाई एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, ऑटोमेटिकली ग्राफ एंड ये दोनों दिमाग में बैठ जाएंगे। जैसे मान के चलिए आपके पास एक बाउल है, ठीक है, एक बड़ा सा फिक्स्ड बाउल है, इसके अंदर आप एक छोटू सा पार्टिकल रखते हैं। ठीक, अच्छा इसको थोड़ा इधर डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो वापस आएगा कि नहीं, इधर डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। इस तरफ डिस्प्लेस करूँगा तो फोर्स वापस लगेगा। तो भाई ऊपर करके छोड़ दूंगा तो क्या करेगा, टोइंग टोइंग करके ऑसिलेशन करेगा। तो देखिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा देखो भाई, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या मिनिमम है, सबसे नीचे पॉइंट पे है। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। करेक्ट, ओके। तो वैसे याद रखना प्रॉपरली, मैथमेटिकली कैसे याद रखेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो, डबल डिफरेंशिएशन du/dx तो 0 होगा। एंड भाई मिनिमम पॉइंट पे डबल डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है, ग्रेटर देन 0 हो जाता है। अच्छा अगर इसी बाउल को अगर आप उल्टा रखते हैं ऐसे, ठीक, एंड इस टॉप पॉइंट पे आपने उस पार्टिकल को रखा, समझ में आ रहा होगा, चमक गया होगा। इधर डिस्प्लेस करेंगे तो क्या करेगा, इधर निकल जाएगा, है ना। इधर डिस्प्लेस करेंगे तो क्या करेगा, इधर निकल जाएगा। तो ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। एंड इक्विलिब्रियम है, इस पॉइंट पे रखेंगे तो रुका रहेगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे, जो जिस तरफ डिस्प्लेस करेंगे उधर ही चला जाएगा। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। एंड यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। मैथमेटिकली पोजीशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे du/dx 0 होगा, बट डबल डिफरेंशिएशन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे आपका डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होता है। मैक्सिमम पॉइंट पे डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लेस देन 0 होता है। करेक्ट। तो भाई जैसे पोटेंशियल एनर्जी के कर्व्स है वैसा ही ये बाउल का डायग्राम भी बनेगा, याद रखना बहुत आसान है। करेक्ट, नोट कर लीजिए, ये रहा, नोट कर लीजिए ये टेबल। राइट, ओके, लेट्स मूव ऑन। तो भाई आगे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कई सारे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन वो सब करने से पहले लेट अस कम बैक टू स्प्रिंग फोर्स एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अपना भाई एनर्जी का सेक्शन, इन द सेंस पोटेंशियल एनर्जी जो आ सकता है अपने क्वेश्चंस में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। फिर भाई आगे बढ़ेंगे हम लोग, लेकिन आगे चल के जब आप 12th में पहुंच जाएंगे वहाँ पे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। एंड इवन दो यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं mgh, प्रॉपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू, वो आप समझेंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। राइट, नो इश्यू। अभी देखिए ये पर्टिकुलर स्प्रिंग एनर्जी के बारे में या स्प्रिंग इलास्टिक एनर्जी के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। राइट, ओके। तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में हमने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल कर चुके हैं हम क्लास में। एग्जाम्पल में हमने वर्क डन बाय स्प्रिंग हमने निकाला था। ठीक है, तो भाई देखो, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कितना स्टोर होता है, ये देख लेते हैं। अगर मान के चलिए किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग है, एक तरफ से फिक्स्ड है, आपने एक्सटेंड किया, एक्सटेंशन x मानते हैं किसी भी इंस्टेंट पे, व्हेन एक्सटेंशन इज इक्वल टू x,
स्प्रिंग फोर्स तो ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स में जाने से पहले बताइए, अगर आपका बॉडी ये नेचुरल लेंथ पे है, ये इक्विलिब्रियम किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, बताओ। डेफिनेटली ये स्टेबल है ना। इधर डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स किधर लगेगा, स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लगेगा। इधर डिस्प्लेस करूंगा तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा। तो डेफिनेटली ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा आपका, ठीक है। एनीवे, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आपका एक्सटेंशन, भाई ये आपका नेचुरल पोजीशन है, नेचुरल पोजीशन से जब आपका x डिस्प्लेसमेंट है ना, या x एक्सटेंशन है, तो फोर्स कितना लगता है, स्प्रिंग फोर्स कितना लगता है, -kx लगता है ना। तो स्प्रिंग फोर्स -kx लगता है। अगर आपको धीरे 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 एक्सटेंड करना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, +kx लगाना पड़ेगा। नोट करिए इतना फटाफट। तो देखिए भाई, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज du करके लिखता हूँ, स्मॉल du, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किससे बराबर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर, या माइनस ऑफ द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स के बराबर करके भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही बात है, ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, है ना। ओके, तो ज़रा देखो भाई, अगर आपका किसी भी इंस्टेंट पे एक्सटेंशन x है तो कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ये बता दो पहले भाई। जब स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं है, कोई इंट्रैक्शंस नहीं हो रहे पार्टिकल्स के बीच में, तो पोटेंशियल एनर्जी इज 0 व्हेन एक्सटेंशन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कभी भी जब x0 एक्सटेंशन या कंप्रेशन होता है तो कितना एनर्जी स्टोर्ड है ये निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पोजीशन तो नेचुरल लेंथ है जहाँ पे एक्सटेंशन आपका 0 है। तो देखिए, अब ऐसा मान के चलिए x डिस्टेंस पे है एंड एक डिस्प्लेसमेंट करता है पार्टिकल dx, ठीक है। तो एक्सटर्नल एजेंट इसको आगे धीरे 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 dx डिस्प्लेसमेंट करके आगे खींच रहा है। तो भाई कितना वर्क करेगा टोटल, वही तो पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाएगा स्प्रिंग में। तो ये देख लेते हैं। तो du इक्वल टू फोर्स क्या है फिर, kx है, क्योंकि वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स का वैल्यू kx है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या है, dx, एंड भाई फोर्स इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, आपका एंगल हो जाएगा 0 डिग्री cos 0, है ना। तो भाई इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इनिशियल 0 है, फाइनल u हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू kx dx का इंटीग्रेशन, x dx का इंटीग्रेशन तो हमें पता है, x²/2। पोटेंशियल एनर्जी लिमिट क्या है भाई, 0 से x तक, है ना। तो 0 से x, राइट। तो इफ देयर इज एन एक्सटेंशन या कंप्रेशन ऑफ x, पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या हो जाएगा, हाफ kx², where k is spring constant and x is what, x is extension और compression, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी किससे बराबर, हाफ kx² के बराबर, वेयर x इज एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। यानी कि मतलब यही है कि अगर स्प्रिंग में एक्सटेंशन करना है तो इस एक्सटर्नल एजेंट को धीरे धीरे एक्सटेंड करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, हाफ kx² वर्क करना पड़ेगा। या अगर इसको मुझे कंप्रेस करना है, तभी देखो भाई डिस्प्लेसमेंट इस तरफ रहेगा, मैं फोर्स इस तरफ लगाऊंगा कंप्रेस करने के लिए, तब भी वर्क डन कितना करना पड़ेगा, हाफ kx² ही वर्क करना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हाफ kx² है, वेदर x इज एक्सटेंशन और कंप्रेशन, ठीक है। नोट करिए, ये हो गया स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब जब कोई एक्सटेंशन नहीं है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। जब एक्सटेंशन या कंप्रेशन x है, आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ kx² हो जाएगा, वेयर x इज एक्सटेंशन और कंप्रेशन, राइट। ओके,
तो ये बताओ भाई, अगर किसी इंस्टेंट पे ये नेचुरल लेंथ है, स्प्रिंग का पहले से कुछ एक्सटेंशन x1 था, आपने फिर x1 से x2 एक्सटेंशन किया, तो आप कितना वर्क करेंगे? हाफ के x2 माइनस x1 स्क्वायर वर्क करेंगे क्या, या हाफ टू x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर करेंगे? बात सिंपल है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ के x1 का स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल एक्सटेंशन x1 है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ के, अब नया एक्सटेंशन x2 है, तो ये हो गया भाई आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किससे बराबर? हाफ के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, नहीं, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, विच इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, राइट। तो भाई कोई एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे आप लगा के इसको अगर आप इस पोजीशन से खींच के यहाँ तक ले आते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 कर रहे हैं, तो हाफ के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर नहीं है वर्क डन। वर्क डन क्या है? हाफ टू x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर है, जो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। ऑब्वियसली नोट करिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस कर लेते हैं एसोसिएटेड टू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लेट अस मूव फॉरवर्ड। सिंपल सा क्वेश्चन, स्प्रिंग फोर्स बाय द वे कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जो वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है, तो वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर होता है। वो पोटेंशियल एनर्जी किससे बराबर? हाफ के एक्स स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन, इफ स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट के इज इन नेचुरल स्टेट, यानी कि जीरो एक्सटेंशन या कंप्रेशन, and the block is given a speed v as shown, find maximum compression in it। सॉरी, ये maximum extension आगे जाएगा ना तो extension आएगा, find maximum extension in it कर लीजिए। find maximum extension in it, इसको आप वर्क एनर्जी मेथड से भी कर सकते हैं। इवन बेटर होगा कि भाई सीधा सीधा एनर्जी कंजर्व करके कर लीजिए इंस्टेड ऑफ दैट, राइट। दैट वुड बी मच ईजियर। ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, देखिएगा ज़रा। क्या है भाई, बात इसी है कि जब इसको आप एक्सटेंड करेंगे, जब ये आगे जाने लगेगा तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, एंड क्या होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, क्योंकि स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो आपका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा होगा, क्योंकि आगे जाते जाते क्या हो रहा होगा, स्पीड कम होते जा रहा होगा। तो यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बताइए 0। अच्छा, कौन से फोर्स वर्क कर रहा है? खाली स्प्रिंग फोर्स वर्क कर रहा है, जो कि कंजर्वेटिव इन नेचर है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़रा बताइए, हाफ mv स्क्वायर, है ना। अच्छा, आगे जाते जाते क्या होगा, स्लो होने लगेगा। जैसे जैसे ये एक्सटेंशन बढ़ने लगेगा, स्प्रिंग में एक्सटेंशन बढ़ने लगेगा, ये क्या होते जाएगा, स्लो होते जाएगा। आप बताओ, जब मैक्सिमम एक्सटेंशन आ जाएगा ना स्प्रिंग में, जब मैक्सिमम एक्सटेंशन आ जाएगा ना, तो इसका स्पीड क्या होगा? जितना आगे जाएगा उतना स्लो होते जाएगा, स्लो होते जाएगा, स्लो होते जाएगा। जहाँ पे रुकेगा वहीं पे तो फिर इसका एक्सटेंशन मैक्सिमम होगा, है ना। तो उस मैक्सिमम एक्सटेंशन को एक्स मैक्स मान लेते हैं, वहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप बताओ भाई, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर। और भाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे? फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, वो वापस आ जाएगा, वापस आपका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे वापस जब आएगा तो स्पीड v मिल जाएगा। ये सब आगे के SHM में भी देखेंगे क्वेश्चंस। तो अभी के लिए ये हो गया भाई। अच्छा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है, आपका एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगा, तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए, इनिशियल प्लस फाइनल, इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इक्वल टू
फाइनल पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। तो यहाँ से आपका मैक्सिमम एक्सटेंशन आप निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है, फटाफट फिनिश कर लीजिए। तो क्या है भाई, सीधी सी बात, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हाफ और हाफ कटेगा, एक्स मैक्सिमम, राइट, मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछा है, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन अंडर रूट, ये के इधर आ जाएगा, रूट हो जाएगा रूट एम बाई के वी स्क्वायर, ठीक है। वी रूट के बाहर भी निकाल सकते हैं, बाद में देखेंगे, ये एक लाइन में आप बता पाएंगे एसएचएम वाला चैप्टर होने के बाद, क्योंकि ये तो वैसे आप जानते हैं ऐसे ऐसे ऑसिलेशन ही करेगा ना, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन जो है एसएचएम चैप्टर के बाद आप इमीडिएटली बता सकते हैं। अभी के लिए नोट कर लीजिए, हमने निकाला है बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। If a spring of constant K is in natural state and block is given a speed V naught, then compression is X naught. अगर आप V naught स्पीड दे रहे हैं तो compression क्या है, X naught है। Find the compression if speed given is 2V naught. तो भाई अगर आप स्पीड को डबल करेंगे, इस पॉइंट पे आपने V naught दिया तो compression X naught हो रहा है, यहाँ पे अगर आप डबल स्पीड दे रहे हैं तो भाई कितना कंप्रेशन होगा, ठीक है। तो निकालिए भाई, सिंपल, फिर से एनर्जी कंजर्वेशन से आपका निकल जाएगा, बहुत सिंपल है, निकालिए फटाफट फटाफट। सिंपल ना, तो फिर से बात यही है, इनिशियल पोटेंशियल 0, इनिशियल काइनेटिक हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, है ना। तो भाई ये कंप्रेस होगा, जाके कंप्रेस करेगा, तो मैक्सिमम कंप्रेशन पे स्पीड क्या हो जाएगा, फाइनल स्पीड आपका 0 हो जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन जो है वो एक्स नॉट बोल रखा है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। तो एनर्जी कंजर्वेशन से आपका इक्वेशन क्या होगा, 0 प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस 0, है ना। तो ये हो गया आपका इक्वेशन, 0 हटा देते हैं ये हो गया आपका इक्वेशन, ठीक। तो यहाँ से ये एक्स नॉट का वैल्यू फिर क्या है, हाफ कटेगा एम बाई के अंडर रूट इंटू वी नॉट, ठीक है, ये आपका एक्सटेंशन है, ठीक। तो आप सेकेंड क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, आप स्पीड जो है 2V नॉट दे रहे हैं, तो V नॉट के बजाय 2V नॉट लगा लीजिए, तो नया आपका नया x डैश क्या हो जाएगा, मास वही है, स्प्रिंग वही है, तो भाई V नॉट के बजाय क्या हो जाएगा, डबल स्पीड दे रहे हैं तो 2V नॉट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एक्सटेंशन आ जाएगा, डबल एक्सटेंशन आ जाएगा, डबल कंप्रेशन आ जाएगा इस पर्टिकुलर केस में, राइट। सिंपल क्वेश्चन, फटाफट नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नेक्स्ट ये रहा, फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग if a constant force F naught is applied on the block, given spring is in natural state, describe motion of the block and also find its maximum speed, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूरा मोशन हम डिस्क्राइब करेंगे, इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा वो निकालेंगे, एंड भाई फिर मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड मैक्सिमम स्पीड कैसे निकालेंगे। 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक पूछा है मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग पूछा है, एंड दूसरा क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम स्पीड के बारे में भी यहाँ पूछा जा रहा है। तो भाई ये दोनों चीज़ें निकालना है। वैसे फिर भी आगे चल के एसएचएम में ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, लेकिन भाई लॉजिक पूरा यहीं से आपको समझना है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क। तो आपके पास ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, स्प्रिंग का कांस्टेंट के, आपका मास m, इस पे आप एक F0 एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। स्प्रिंग पहले
नेचुरल स्टेट पे है, नेचुरल स्टेट या नेचुरल लेंथ पे है। फिर जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे तो भाई ब्लॉक एक्सेलरेट करने लगेगा, एक्सटेंशन बढ़ने लगेगा। इक्विलिब्रियम क्या है, नेट फोर्स कहाँ पे ज़ीरो हो रहा है, तो क्या ये इक्विलिब्रियम पे रुकेगा और आगे जाएगा, तो भाई कितना मैक्सिमम आगे जाएगा एंड मैक्सिमम स्पीड इस पर्टिकुलर ब्लॉक का क्या होगा, ये सारे चीज़ें क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम थोड़ा फ्री कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, आराम से करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो पहले ये समझते हैं कि होता क्या है, ठीक है, क्या होगा जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, एंड आगे जाते 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 क्या क्या चीज़ें होते जाएंगे, ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो नंबर 1, आपने F0 फोर्स लगाया, स्प्रिंग फोर्स तो है नहीं कोई भी, तो क्या होगा भाई, एक्सटेंशन स्टार्ट होने लगेगा। ओके, तो एक चीज़ पहले, राइट। तो नंबर 1 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा है, डिस्क्राइब द मोशन, डिस्क्राइब द मैक्सिमम स्पीड। तो एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए, जो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन, फाइंड एक्सटेंशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम मतलब जब ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होता है वहां पे। फाइंड एक्सटेंशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहले हम एक्सटेंशन निकालते हैं। तो भाई आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, एक ऐसा पोजीशन पे पहुंच गया है मान लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जहां पे इस ब्लॉक पे आगे F0 फोर्स लग रहा है। इस इक्विलिब्रियम पे, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन करके मैं कह दे रहा हूं, ये इक्विलिब्रियम में है अब, तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। एंड यहाँ पे मान के चलते हैं कि जो एक्सटेंशन है, इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन को x0 मान लेता हूँ। तो स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है, kx0 लग रहा है, ठीक। तो सीधी सी बात है, इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स 0, तो kx0 इक्वल टू F0, kx0 इक्वल टू F0, x0 इक्वल टू F0 बाई k। ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन है, राइट। दिस इज एक्सटेंशन, x0 का वैल्यू क्या है, एक्सटेंशन एट इक्विलिब्रियम। ओके, अब बात बस इतना है कि क्या यही मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा या ब्लॉक और आगे जाएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सोचिए, बताइए, सोचिए, आप लोग खुद सोचिए, क्या इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ब्लॉक रुक के पीछे जाने लगेगा या और आगे जाएगा, और अगर और आगे जाता है तो डेफिनेटली क्या होगा, और एक्सटेंशन होगा 100%, है ना। तो भाई यहीं पे रुक जाएगा या और आगे जाएगा, ये हमें डिसाइड करना है अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। देखो भाई क्या होगा, क्या होगा, देखो फटाफट। तो देखो भाई, थोड़ा ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो यहाँ पे ब्लॉक रुकेगा या यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड होगा, ये डिसाइड करना है। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जैसे आगे जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा, जितना आगे जाएगा उतना ज़्यादा स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा। इस पोजीशन पे F0 और kx ज़्यादा है, तो भाई बिफोर दिस पोजीशन कौन ज़्यादा है, F0 ज़्यादा है या kx ज़्यादा होगा। जैसे कि किसी इंस्टेंट पे ब्लॉक यहाँ पे है, यहाँ पे ये F0 लग रहा है, kx लग रहा है, कौन ज़्यादा है, F0 ज़्यादा है या kx ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आपका F0 का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो लिखता हूँ बिफोर दिस F0 इज ग्रेटर देन kx। इस पॉइंट पे F0 kx के बराबर, बिफोर दिस पॉइंट F0 का वैल्यू क्या होगा, kx से ज़्यादा होगा। दैट इज, भाई आप FBD बनाएंगे, ये F0 है, ये kx है, तो एक्सेलरेशन किस तरफ होगा भाई, एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगा, यानी कि स्पीड क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो बात ये है, इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक कंटिन्यूसली एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन क्या है भाई, फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। दैट इज क्या हो रहा है, दैट इज स्पीड इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, दैट इज स्पीड इज कंटिन्यूसली
इंक्रीजिंग, है ना, इंक्रीजिंग को मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्लॉक रुका हुआ है या मैक्सिमम स्पीड है इसका? डेफिनेटली मैक्सिमम स्पीड है। तो और आगे जाएगा कि नहीं? डेफिनेटली और आगे जाएगा, और आगे जाएगा तो और एक्सटेंशन। तो भाई और एक्सटेंशन और एक्सटेंशन और एक्सटेंशन, कहाँ पे मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा? जहाँ पे दोबारा ये ब्लॉक रुकेगा ना, वहाँ पे आएगा मैक्सिमम एक्सटेंशन। ठीक है, तो नोट करिए फटाफट, फिर से इस चीज़ को समझा दे रहा हूँ एंड देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले इतना नोट कर लीजिए। देखिए बात ये है कि भाई जैसे फोर्स लग रहा है, थोड़ा आगे जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा, लेकिन आगे जाते 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 जैसे बीच में यहाँ पे किसी पॉइंट पे है, तो यहाँ पे F0 लग रहा है, kx लग रहा है। F0 ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन आगे, तो वेलोसिटी और बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड और बढ़ रहा है। बढ़ते 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 कहाँ तक बढ़ेगा? इस पॉइंट तक बढ़ेगा। तो इस पॉइंट तक कंटिन्यूसली एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, आपका ये ब्लॉक एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो स्पीड बढ़ते जाएगा, स्पीड बढ़ते जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड आएगा। अच्छा, ये कैसे बता दे रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड आएगा? बात सिंपल है, इस पॉइंट पे F0 kx0 के बराबर, जैसे ही इससे आगे बढ़ेगा ना, F0 तो उतना ही है, kx और बढ़ गया। अब बताओ kx ज़्यादा हो जाएगा या F0 ज़्यादा हो जाएगा? kx ज़्यादा। तो kx ज़्यादा हो गया तो भाई फिर आप क्या करेगा? रिटार्डेशन करने लगेगा, अब स्लो होने लगेगा, इमीडिएटली नहीं रुक जाएगा, स्लो होने लगेगा, स्लो होने लगेगा, स्लो होने लगेगा। मैक्सिमम एक्सटेंशन पे क्या होगा? रुका रहेगा, वहाँ पे स्पीड 0 होगा। तो नोट कर लीजिए, आफ्टर दिस, आफ्टर क्रॉसिंग इक्विलिब्रियम, आफ्टर क्रॉसिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो जाएगा? ये kx है, ये F0 है, तो भाई x0 से ज़्यादा हो गया एक्सटेंशन, तो kx से ज़्यादा हो जाएगा। तो भाई अब फोर्स ज़्यादा हो गया, तो भाई स्पीड इस तरफ था v एंड एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो क्या हो जाएगा? रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाएगा, रिटार्डिंग मोशन। एंड फाइनली क्या होगा? एंड फाइनली एट मैक्स एक्सटेंशन ब्लॉक स्टॉप्स। ठीक है, तो क्या हो रहा है फिर? नेचुरल पोजीशन पे आप फोर्स लगाना स्टार्ट किए हैं, राइट? ये नेचुरल लेंथ पोजीशन है ना? तो बीच में कहीं पे इक्विलिब्रियम आया था, लेकिन यहाँ पे रुकेगा नहीं, और आगे जाएगा और आगे जाएगा और आगे जाएगा, यहाँ पे फाइनली रुकेगा। तो भाई यहाँ पे फाइनल स्पीड क्या है? फाइनल स्पीड 0 है। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल स्पीड क्या है? इनिशियल स्पीड भी क्वेश्चन में दे रखा है 0। तो चलिए भाई इस मैक्सिमम एक्सटेंशन को, यहाँ से यहाँ तक जो एक्सटेंशन है ना, इसको आपने x0 माना, इसको x डैश मान लेते हैं, ये मैक्सिमम एक्सटेंशन है। मैक्सिमम एक्सटेंशन पे आपका फाइनल स्पीड 0 है। सीधा सीधा जब इनिशियल स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड 0 है, तो वर्क डन कितना होगा? डेल्टा के ही किससे बराबर? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल भी 0, इनिशियल भी 0, कई एग्जाम्पल ऐसे कर चुके हैं। तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा फिर? वर्क डन फिर क्या होगा? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0। देखिए भाई इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे कौन कौन फोर्सेस वर्क कर रहे हैं? एक तो ये कांस्टेंट फोर्स वर्क कर रहा है F0, तो भाई कांस्टेंट फोर्स वर्क कर रहा है F0 इनटू कितना? डिस्प्लेसमेंट x डैश। तो क्या हो जाएगा? F0 इनटू x डैश। ये वर्क डन बाय व्हाट? वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। अच्छा, स्प्रिंग कितना वर्क करेगा? स्प्रिंग -12 kx²। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, वर्क डन बाय स्प्रिंग। जब x एक्सटेंशन करते हैं स्प्रिंग कितना वर्क करता है? -12 kx²। -12 kx², इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी +12 kx²। तो -12 के x डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हम अपना x डैश निकल जाएगा, एक x डैश कटा, तो F0 किससे बराबर? F0 इज इक्वल टू एक x डैश कटा, तो k x डैश बाई 2,
तो देखिए भाई एक्स डैश किससे बराबर 2f0/k। तो भाई इक्विलिब्रियम कहाँ पे था, x0 का वैल्यू क्या था f0/k था। भाई मैक्स एक्सटेंशन कितना है 2f0/k, यानी कि इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन का डबल लेंथ है आपका मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो आपका बॉडी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूसली एक्सेलरेट करेगा, स्पीड बढ़ रहा होगा, यहाँ से यहाँ रिटार्ड कर रहा होगा, फिर फाइनली स्पीड 0। तो आपको मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए इनिशियल एनर्जी 0 काइनेटिक, फाइनल एनर्जी भी काइनेटिक का 0। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लिया, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। यहाँ से आया एंड देखिए भाई एग्जैक्टली डबल आया कि नहीं। यहाँ से जैसे फोर्स लगने लगेगा इतना तक जाके मीन पोजीशन आएगा, फिर उतना उधर भी जाएगा, एंड ऐसे 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 ये ऑसिलेट करेगा। ये बाद की बात है, SHM का क्वेश्चन है। तो एक पार्ट तो हो गया, क्या आ गया अपना मैक्सिमम एक्सटेंशन आ गया, फिर दूसरा इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन भी आ गया। आप बताओ भाई ये मैक्सिमम स्पीड कैसे निकालेंगे। मैक्सिमम स्पीड किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे भाई f0 कितना वर्क करेगा देख लीजिए। यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड है ये भी निकालना था हमने, सिंपल, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के ई, है ना। तो देखो भाई कौन कौन फोर्स वर्क कर रहा है। यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है f0 इंटू x0, ये क्या है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। स्प्रिंग कितना वर्क कर रहा है -12 के x² -12 के x0² इक्वल टू डेल्टा के ई। इनिशियल क्या है, इनिशियल 0, इस पॉइंट पे क्या है ½ तो ½ max का स्क्वायर -0 जो कि ½ हो जाएगा। अब V max का वैल्यू निकालना है, x0 का वैल्यू तो आपको पता है, x0 का वैल्यू क्या है f0/k। सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, f0 इंटू x0 का वैल्यू क्या है f0/k -12 के f0/k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ½ V मैक्सिमम का स्क्वायर। तो आ गया ये देखो f0²/k माइनस एक k कटेगा f0²/2k। तो भाई क्या आ रहा है यहाँ से f0²/2k 1 - ½ तो हाफ ही आएगा इज इक्वल टू ½ इज इक्वल टू ½ V मैक्सिमम का स्क्वायर, हाफ और हाफ कटा, m नीचे जाएगा तो V का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, फिर m उधर जाएगा, नीचे m के आ जाएगा, f0 का रूट कर लेंगे तो √ f0² अपॉन 2 कट गया था, k है, m यहाँ से जाएगा m इंटू k, राइट। तो ये है भाई आपका मैक्सिमम स्पीड। कहाँ पे आएगा ये, नेचुरल लेंथ पे आएगा। ऑल राइट, तो दिस कंप्लीट्स टुडेज क्लास। आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए, तो फिर हम मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ऑल राइट।